Good morning, class 10th students. Today we are going to discuss about an interesting topic, that is organic compounds, and then we will discuss about modern definition of organic compounds and saturated and unsaturated compounds of carbon. Okay student, so without wasting any time, let's get started. Okay students, so students, organic compounds. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम चैप्टर के बिगनिंग में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में किया था. स्टूडेंट्स, सिंस एंशियंट टाइम्स मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ नेचुरली अक्रिंग सबस्टांसेस, बट it was only in the 18th century that these compounds were divided into two classes, namely organic and inorganic. Like compounds like urea, sugar, oils, fats, dyes, proteins, vitamins, etc., which were isolated directly or indirectly from living organisms such as animals and plants, were called as organic compounds. हम ये पढ़ चुके हैं. And the branch of chemistry which deal with the study of these compounds are called as organic chemistry. On the other hand, compounds like common salt, marble, alum, potassium nitrate, copper sulfate, ferrous sulfate, zinc sulfate, etc., which were isolated from non-living sources such as rocks and minerals, were called as inorganic compounds, and the branch of chemistry which deals with these compounds were called as inorganic केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? वो कंपाउंड्स, वो केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कैसे कंपाउंड्स जो हम एनिमल्स या प्लांट से उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको आइसोलेट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड जो कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, मार्बल, फेरस सल्फेट, जो चीज़ें हमें रॉक्स या मिनरल से मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो कंपाउंड्स हमें रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं, हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और उनकी जो ब्रांच है जो इन कंपाउंड्स के साथ डील करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एक आपका फ्रेडरिच वूलर था, एक साइंटिस्ट, उसको ऐसा लगा कि कोई फोर्स है, देयर वाज अ विटल फोर्स by which organic compounds are produced only under the influence of some माइस्ट्रिस फोर्स. मैंने आपको बताया था ना कि वूलर जो था, फ्रेडरिच वूलर, उसको ऐसा लगता था कि कोई माइस्ट्रिस फोर्स है, एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो इन कंपाउंड्स को बनाती है, एंड दिस माइस्ट्रिस फोर्स वाज कॉल्ड विटल फोर्स. बट ऐसा नहीं था. ये किसने जो है इस चीज़ को डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है? वूलर की सिंथेसिस ने, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यूरिया के बारे में भी पढ़ा था, उसके बारे में. तो पढ़ते हैं थोड़ा सा वूलर सिंथेसिस के बारे में. फ्रेंड्स, वूलर सिंथेसिस क्या थी? इन 1828 फ्रेडरिच वूलर, अ जर्मन केमिस्ट, मेड एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी. हम पढ़ चुके हैं इस डिस्कवरी के बारे में. He accidentally prepared urea, a well-known organic compound isolated from the urine of man and other mammals. He prepared urea by heating an aqueous solution of two inorganic compounds, that is ammonium chloride and potassium cyanate. उसके बाद उसने जो है ये कंपाउंड एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था. उसने इसको कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं करने वाला था, उससे एक्सीडेंटली हो गया था. उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ पे हो गया, बिकॉज and another inorganic compound, ammonium cyanate, was formed. Ammonium cyanate, being unstable on further heating, underwent a rearrangement to form the well-known organic compound, that is यूरिया. यहाँ देख सकते हैं आप ये रिएक्शन, इस तरीके से उसकी रिएक्शन हुई थी, और ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया यहाँ पे उससे बना था, फ्रेडरिच वूलर से, ये एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था. एंड दिस सिंथेसिस गेव अ डेथ ब्लो टू अ विटल फोर्स थ्योरी, कि वहाँ पे ऐसी, और जो आपका फ्रेडरिच वूलर है उसने ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट देयर वाज
नो माइस्टर्स फोर्स वॉज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, पहले तो उसने ये सिंथेसाइज किया कि हम लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, और दूसरा उसने ये बोला कि कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी विटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाना है। दस द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वॉज यूरिया। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। Since then, a large number of organic compounds have been prepared in the laboratory and many more are being prepared daily. अब जो है आज के टाइम पे बहुत सारे वहाँ पे लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय मैन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे, बट ये बताना ज़रूरी है बिकॉज आपको जो हमने आपके सिलेबस में है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट बच्चे मॉडर्न तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आपको जो है ओल्ड कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो ये इसीलिए मैंने आपको बताया है। सो बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's move on to the next topic, that is modern definition of organic compounds. Students, now modern definition of organic compounds. Okay student, so with the downfall of vital force theory, the term organic lost its original meaning. However, it was shown that all organic compounds, whether neutral or synthetic, always contain carbon and hydrogen and sometimes a few other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus. Thus, organic compounds are now defined as compounds of carbon containing usually hydrogen and one and more other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, phosphorus, etc. are called organic compounds, and the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds is called organic chemistry. So organic compounds की मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी कंपाउंड्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और उसमें जो है एक एलिमेंट कोई और भी हो सकता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो ब्रांच केमिस्ट्री की इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जो आपका ओल्ड कंसेप्ट था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता था? जो कंपाउंड्स थे आपके लाइक यूरिया, शुगर, ऑयल, फैट, डाइज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनसे हम जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते थे और उन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो उनके साथ डील करती थी, उनकी स्टडी के साथ, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, बट certain carbon compounds such as oxides of carbon, carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates, cyanides, etc. are not called organic compounds. Hence are still स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स को, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं, उनको अभी भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और क्या क्या हैं ये? कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, oxides of carbon. Even though these compounds contain carbon, do not contain any carbon or carbon hydrogen bonds. The exceptions along with all compounds that do not contain carbon atoms are classified as inorganic compounds. Okay students, further organic compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. जो भी compounds हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। And all other organic compounds may be regarded to have derived from the replacement of one or more of their हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स। जब हम इन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और एटम या ग्रुप लगाते हैं तो उससे हम न्यू जो है कंपाउंड्स को ड्राइव कर सकते हैं। Therefore, organic chemistry may more precisely be defined as the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. So, in short, हमारा मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किससे डील करती है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे, कैसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाकी एटम्स या फिर बाकी ग्रुप्स को कैसे हम उसकी जगह रिप्लेस करके लगा सकते हैं और क्या कंपाउंड्स को वो फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर्स में हम उनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। सो आई होप आपको मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन
compounds. Okay students, so first one is saturated compounds. Students, today we will do only saturated compound, and in the next video lecture हम इसके जो आपके डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स है हाइड्रोजन को लेकर और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन we will discuss about unsaturated compound. Okay students, now what do you mean by saturated compound? Students, compounds of carbon and hydrogen whose adjacent carbon atoms contain only one carbon and carbon bond are known as saturated hydrocarbons. बच्चे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो आपने बात याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में, बच्चे कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं कर रहे अभी हम, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है. स्टूडेंट्स, देयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स होती हैं वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से they are called saturated compounds because all the four bonds of carbon are fully utilized and no more hydrogen or other atoms can attach to it. You can see here बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है मीथेन का यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके जो स्ट्रक्चर है टेट्रावेलेंट, इसमें कोई भी स्पेयर जो है आपके पास कार्बन की बॉन्ड नहीं बची कि हम उसमें और हाइड्रोजन या फिर कोई और एटम को अटैच कर सकें. दस दे कैन अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हम एक हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस करके हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरा एटम. दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा ये किसके अंडर आते हैं, ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अल्केन्स. इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, alkanes. The general formula for alkanes is CnH2n+2. CnH2n+2. बच्चे ये जनरल फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड अंडर अल्केन्स इज मीथेन, CH4. बच्चे मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. यहाँ पे बच्चे इसको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. CH4 is the simplest alkane in which 4 hydrogen atoms are linked to the carbon atom in a tetrahedral manner. Methane is the first alkane, first member of the alkane group. Okay students, and इसमें होता क्या है, C के साथ जो है C को कितने कार्बन को कितनी बॉन्ड्स चाहिए होती है, 4 बॉन्ड्स बनानी होती हैं. तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है यूजिंग हाइड्रोजन. ओके सो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कोई भी स्पेयर जो है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जिससे वो क्या कर सके, बॉन्ड बना सके. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड इज इथेन. ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इथेन को. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6. ओके बच्चे, if instead of a hydrogen atom the carbon atom is further linked to another carbon atom we get another alkane namely ethane. ओके बच्चे, ईथेन याद रखना, जो एल्केन के अंडर आएंगे उनके एंड का जो वर्ड होगा ANE ही आएगा. ओके बच्चे, वही जो है एल्केन की कैटेगरी में आएंगे. सो अब यहाँ पे क्या है, हमने कार्बन और कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना ली, एक और कार्बन के साथ. बच्चे C यहाँ पे कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है. अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए तो वो अल्केन नहीं होगा. कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड दिस इज द 3-dimensional structure of ethane. So ethane is also a alkane. Okay students. बच्चे, similarly more carbon atoms can link with each other and the carbon chain can further extend to give a variety of hydrocarbons. And the general formula of alkane is CnH2n+2. Okay students.
where n is the number of carbon atoms in alkane molecule. Alkane corresponding to n equals to 1 to n equals to 20. ओके स्टूडेंट्स, बट आपको n इक्वल्स टू 10 तक ही पढ़ने हैं. और बच्चे ये कैसे ऐड होते हैं और इनके नाम कैसे बनते हैं वो भी अभी बताती हूँ आपको. ओके सो बच्चे, इसी तरीके से अल्केन्स का जो अल्केन का रूट वर्ड क्या है, AN ही. यहाँ पे आप जो वर्ड ऐड करेंगे उसके साथ हमारा रूट वर्ड क्या जुड़ जाएगा, ANE. जैसे फर्स्ट आपका वर्ड क्या है, मिथ, इथ, थर्ड इज प्रॉप, फोर्थ इज बुट, फिफ्थ इज पेंट, सिक्स्थ इज हैग्स, सेवंथ इज हैप्ट, एट इज ऑक्ट, नाइन इज नोना, नॉन, 10 इज डेक. इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं. आगे आपका 11th में आ जाएगा अनडेक, 10th के इसको यूज करके, 12th का डोडेक, 13th ट्राइडेक. इस तरीके से बच्चे इतने तो आपको करने भी नहीं है, आपको फर्स्ट 10 अच्छे से याद रखने हैं. ठीक है, जो आपको एग्जाम में आते हैं अप टू 8 तक आते हैं ज्यादातर. ठीक है, सो बच्चे अगर इनके आगे ये आप रूट वर्ड लगा दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन. इसी तरीके से अगर आपने 14-15 में जाना हो तो 14 में क्या आ जाएगा आपका, 14th के लिए क्या यूज होता है बच्चे, 4 के लिए क्या यूज होता है, टेट्रा, एंड 10 के लिए डिकेन. तो टेट्राडिकेन. 15th के लिए आपका आ जाएगा आपका पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन. इसी तरीके से आपके आगे चलते जाएंगे. ओके बच्चे, अब 1 है, मिथेन किसके लिए यूज है, 1 के लिए. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1. इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2. प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3. बुटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4. वैसे ही पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे, 5. हेक्सेन में 6. हेप्टेन में 7. ऑक्टेन में 8. नॉनेन में 9. डेकेन में 10. अनडेकेन में 11. डोडेकेन में 12. ट्राइडेकेन में 13. इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, बच्चे अब बात आती है इनके फॉर्मूले की. अभी हमने देखा मिथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. सो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना, CH4, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. उसी तरीके से अगर हम इथेन ले लें तो इथेन में कितने कार्बन एटम है, 2. सो बच्चे आप इसके फॉर्मूले खुद से भी डिराइव कर सकते हैं. किस तरीके से, देखें यहाँ पे कार्बन एटम कितने आगे, 2. ठीक है, कार्बन एटम जब 2 आए तो कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स आई, 2 बॉन्ड्स, है ना बच्चे. तो क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सॉरी बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगी क्योंकि ये अल्केन है ना. तो सिंगल बॉन्ड आएगी तो कार्बन की यहाँ से एक बॉन्ड तो हट गई ना. अब इस कार्बन को कितने और बॉन्ड्स चाहिए, एक तो इसकी सेटिस्फाई हो गई, 3 और चाहिए. तो 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ कितने H आएंगे, 1 2 3. इसके पास भी एक है तो इसको कितने चाहिए, 1 2 3. दैट मीन्स पहले यहाँ पे H कितने थे, 4. अभी यहाँ पे H कितने हो गए, अगर कार्बन 2 हुआ तो H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो H कितने हो गए, 6. उसी तरीके से जब कार्बन 3 होगा तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 2 3. कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गई, सिंगल बॉन्ड. इसके पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गई. अब इस कार्बन की 2 बॉन्ड्स यूज हो चुकी हैं तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 ही और चाहिए क्योंकि इसको 4 बॉन्ड्स बनानी है ना बच्चे. तो 1 2 3 4. अब ये कार्बन है, इसके पास तो एक ही बॉन्ड है, इसको 3 चाहिए क्योंकि इसने अपनी 4 जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना है. सो जब कार्बन 3 होंगे कार्बन का नंबर तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 8. बच्चे आप यहाँ पे सिक्वेंस देख रहे हैं, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4. कार्बन 2 हुआ, हाइड्रोजन का नंबर 2 नंबर बढ़ रहा है. कार्बन 3 है, हाइड्रोजन क्या बन रहा है, 8. सो बच्चे यहाँ पे जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा. जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2. तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है. ये Cn क्या है, ये n यूज हो रहा है. अभी यहाँ पे करें, अगर हम यहाँ पे करें 4 के केस में, यहाँ पे पुट करते हैं C में n की वैल्यू 4, H
2, n की वैल्यू पुट करें 4 प्लस 2, क्या बन जाएगा C4H, 8 प्लस 2 10। तो आपका बुटेन का फॉर्मूला आ गया यहाँ से C4H10। सो बच्चे अगर आपको इनके नेम और ये आपको कार्बन के नंबर पता है तो आप जो है फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एक कार्बन एटम जो है वो बढ़ेगा और हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे 2। इस तरीके से आप इनका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। C5H12, C6H14, इस तरीके से आप इनके फॉर्मूलेस को ड्राइव कर सकते हैं। वैसे C6H14 अब 7 है तो क्या आ जाएगा बच्चे C7H16, 14 में 2 ऐड हो गए, C8H18, C9H20, C10H22, C11H24, C12H26, C13H28। इस तरीके से बच्चे आपके जो है ये फॉर्मूलेस चलते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम जो है इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1। देन हम उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे, देन हम जो है नेक्स्ट को मूव ऑन करेंगे, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, पॉज करें, स्ट्रक्चर्स को बनाएं। It is one of the most important chapter of your 10th class of chemistry section from exam point of view. So students, आप जो है जितने अच्छे से वीडियो देख सकते हैं एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स वीडियो को देखें, टॉपिक को समझें, एनालाइज करें, देन उसको जो है रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।